क्या हम बेईमानी के साथ विश्वगुरु बन सकते हैं? सोनम वांगचुक जी की इस वीडियो का ये टाइटल देखने के बाद जब मैंने इस वीडियो को देखना शुरू किया, तो इसमें किस तरह से भावुक होकर कुछ आंकड़ों के साथ सोनम वांगचुक जी ने ये पूरी स्पष्टीकरण के साथ बताया कि किस तरह से सरकार ने लद्दाख के साथ में एक बेईमानी सी की है। और आगे ये बोला कि क्या हम इसी तरह से एक धर्म के रास्ते पर चलने वाला भारत इस बेईमानी के रास्ते पर चलकर एक विश्वगुरु बनने के सपने देखता है? तो इस वीडियो को समझना जरूरी है, उनकी भावना को समझना जरूरी है। 21 दिन अनशन पर बैठने के बाद, हालांकि अनशन अभी खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे लगा कि ये वीडियो और ये आंकड़ा आप लोगों को दिखाना चाहिए, वो प्रूफ आपको दिखाने चाहिए जिससे आप लोगों को समझ आए कि हाँ, लद्दाखियों के साथ क्या हुआ है और पूरा देश उनके साथ खड़ा हो। देखिए, ये सोनम वांगचुक जी किस तरह से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको आवाज यहाँ की म्यूट कर दी है जिससे कॉपीराइट इश्यू वगैरह रहता है, और मैं केवल यहाँ पर दिखाऊंगा कि ये अपने कल्चर के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पर लद्दाख का कल्चर है, लद्दाख में किस तरह से शांति है, लेकिन सरकार के एक गलत फैसले से, गलत कदम से किस तरह से लोग प्रोटेस्ट में लग गए हैं, किस तरह से वहां सरकार का विरोध किया जा रहा है और केवल एक डिमांड की जा रही है, यहाँ पर स्टेटहुड की डिमांड की जा रही है और 6 शेड्यूल में लद्दाख को डालने की डिमांड की जा रही है। लद्दाख का कल्चर, लद्दाख एक शांतिपूर्ण जगह है, बिल्कुल अच्छी जगह, पर्यावरण के लिए अनुकूल जगह, बिल्कुल पर्यावरण से शुद्ध, पर्यावरण से परिपूर्ण जगह, ठीक है, जहां पर लोग शांति में जीते हैं, अपने कल्चर को बनाए रख रहे हैं, वहां की जनजातियां वहां के धर्म को बनाए रख रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया, इसे एक बार देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने क्या कहा था 2020 में 14 अक्टूबर को। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है आपको, क्या स्टेटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी ऑन ट्यूसडे 13 अक्टूबर 2020 रिलीज्ड इस मैनिफेस्टो फॉर द 6 LAHDC लेह इलेक्शन। लेह इलेक्शन के लिए किस तरह से 6 शेड्यूल के लिए बात की जा रही है। 6 शेड्यूल होता क्या है अभी बताऊंगा। Aspiration and vision of Ladakis from all the spheres of life are kept in mind, including the prime demand of Ladakis for safeguard under the provision of 6 schedule। 6 schedule क्या है कि किस तरह जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनको अलग से उनके लिए प्रोविजन किए जाएं, उनमें प्रशासन के लिए अलग से प्रावधान किए जाएं, ठीक है। इसको मैंने पिछली एक वीडियो में भी डाला है, आपको मैं वो लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सरकार ने खुद बोला है, बीजेपी लद्दाख की खुद इस बात को बोल रही है। आगे जाकर क्या हो रहा है, आगे जाकर ये इस बात को भूल जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट, और ये आगे बोल रहे हैं कि लगभग 4-5 साल हो गए हैं लेकिन सरकार को ये बात याद नहीं रहती है। चलो, खुद से याद नहीं है हम मान लेते हैं, लेकिन ये अभी पर्यावरण और अपनी संस्कृति के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ शांतिपूर्ण और कितना अच्छा माहौल है। तो लेकिन खुद से याद नहीं रहती है अभी ये लेकिन इनके अनशन पर बैठने के बाद भी, हजारों लोगों के आगे आने के बाद भी सरकार को ये बात याद नहीं आती है, जबकि सरकार ने यहाँ पर अपने मैनिफेस्टो में खुद से बोला था। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ वहां पर कि किस तरह से अपनी 3rd या 4th लाइन में खुद से बोला हुआ है। देखिए यहाँ पर ये मैनिफेस्टो फॉर लद्दाख, लद्दाख के लिए, लेह लद्दाख के लिए क्या है, यहाँ पर साफ बोला गया। मैनिफेस्टो का अर्थ होता है संकल्प पत्र, जो इलेक्शन से पहले बोला जाता है कि हम ये काम करने वाले हैं। तो लेह लद्दाख के लिए संकल्प पत्र क्या था, तो यूनियन टेरिटरी स्टेटस फॉर लद्दाख, यहाँ पर इंक्लूड्स ये सब दिया हुआ है। डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइबल एरियाज, यहाँ पर साफ साफ आपको लिखा हुआ दिख रहा है जो उनका मैनिफेस्टो है बीजेपी का। डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख, लद्दाख का डिक्लेरेशन करेंगे किसमें, 6 शेड्यूल के अंडर डालेंगे उसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में, भारतीय संविधान के अंतर्गत 6ठी अनुसूची में इसे डाला जाएगा। ट्राइबल एरियाज को, मतलब जनजातीय एरियाज को। ये 6ठी अनुसूची है क्या, एक बार हल्का सा मैं बता देता हूँ। हमारे संविधान में कुछ अनुसूचियां हैं, कुछ शेड्यूल्स हैं, 12, जो पहले 8 होते थे, वर्तमान में 12 हैं। उनमें क्या है, स्पेशल प्रोविजन है, कुछ स्पेशल प्रावधान है जो अनुच्छेदों में नहीं दिए हैं, उन्हें डिटेल में दिया गया है। डिटेल में वो नियम बनाए गए हैं, उनको हम शेड्यूल्स बोलते हैं या फिर अनुसूची बोलते हैं हिंदी में। जैसे हमारा 5वां शेड्यूल है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों में अलग से प्रशासन हो, अलग से उनके लिए काम किए जाएं। और यही हमारे 4 प्रदेश हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, इनके लिए अलग से
प्रोविजन किए जाएं और उसी उनको डाला गया है छठी अनुसूची में, 6 शेड्यूल में। तो लद्दाख के लिए भी यही बोला गया था कि आपको इन्हीं 4 स्टेट की तरह आपको भी ये 6 शेड्यूल में डाल देंगे हम लोग, लेकिन उसको नहीं डाला गया। ठीक है, तो उसी के बारे में इन्होंने बोला कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में ये बात बोली थी, लेकिन वो भूल गई है। ठीक है, अब ये इनको इस बात की चिंता है, आगे ये इस बात को बोल रहे हैं कि मुझे इस बात की चिंता है कि अब लद्दाख का क्या होगा। हम लोग इतने दिन से अनशन पर बैठे हुए, लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुन रही है। आगे बोल रहे हैं कि लद्दाख का क्या होगा, इस बात की तो चिंता है, लेकिन इससे बड़ी मुझे एक और चिंता है कि देश की हालत क्या होगी जब लोग इस बात को सोचेंगे कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाले नेता या सर्वोच्च अधिकारी यदि अपनी वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो एक आम इंसान भी यही करेगा। एक इंडस्ट्रीज, हमारे जो उद्योगपति होते हैं, उद्योगपति, वो भी यही करेंगे। और लोग अपने वादे करेंगे, उन्हें तोड़ेंगे, बात कहेंगे, तोड़ेंगे। एक जो विश्वास नाम की चीज है वो कहीं छूट जाएगी, और जब ऐसा होगा तो धीरे धीरे अराजकता फैलेगी, एक माहौल खत्म होगा। और यही रीजन है कि ये आगे बताते हैं कि किस तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल, मतलब एक संस्था है जो भ्रष्ट देशों की सूची तैयार कर दे, मतलब ईमानदार देश और भ्रष्ट देश, तो उसकी ये लिस्ट दिखाने वाले हैं कि 180 देशों में से भारत का स्थान कौन सा है। जबकि हम ये सोचते हैं कि हमारा देश सबसे अच्छा है, सुंदर है, बहुत धर्म के रास्ते पर चलने वाला है, लेकिन यदि हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो उसमें हमारी स्थिति इतनी निंदनीय क्यों है। और ये उस लिस्ट को दिखाते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि ये लिस्ट देखिए आप, इस लिस्ट में भारत का स्थान कम से कम जो जहां पर धर्म नहीं है उनसे भी नीचे गिरा हुआ है। तो ऐसा क्यों है? अगर यदि यही रहा तो हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे चलते चले जाएंगे, पीछे छूटते चले जाएंगे। हमें दिखाया कुछ और जाएगा, हम देखेंगे कुछ और, वास्तविकता उसकी कुछ और होगी। तो ये उसी लिस्ट को दिखा रहे हैं यहाँ पर, और बोल रहे हैं कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए। तो एक बार मैं वो लिस्ट देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये है, यहाँ पर ये लिस्ट है, ये करप्शन इंडेक्स है। और यहाँ पर आप लिस्ट में देखेंगे इंडिया 93, मतलब 93 नंबर पर। अगर आपने नहीं देखा मैं फिर से दिखा देता हूँ। इंडिया 93 रैंक है, 93 रैंक है भारत की। अब जब 93 रैंक है, अब आगे ये बोल रहे हैं कि हमारे धर्म होते हुए भी हमारी 93 रैंक है। चाइना में तो कोई धर्म को भी नहीं मानते हैं ऐसे, कोई उनका, हम जिसको सबसे बेकार मानते हैं उसकी भी 76वीं रैंक है। अब इसमें पहले जो देश हैं उनकी रैंक दिखा रहे हैं कि डेनमार्क पहले नंबर पर, फिनलैंड दूसरे नंबर पर, न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर। ये वो देश हैं जो सबसे ईमानदार हैं, ये वो देश माने गए हैं जो सबसे ईमानदार हैं। लग्जमबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, नॉर्वे, न्यूजीलैंड। अब आगे ये बोल रहे हैं कि आप एक बार एक लिस्ट और देखिए, एक लिस्ट और दिखा रहे हैं। वो लिस्ट है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय जीडीपी। मतलब जीडीपी क्या होता है, इकोनॉमिकल टर्म है, आप ऐसे समझ लीजिए जो इनकम है देश की, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे रिचेस्ट लोग पर्सन है, मतलब रिचेस्ट है, सबसे ज़्यादा रिच हैं, अमीर देश हैं, वो कौन से हैं? उन देशों में लग्जमबर्ग, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ये सब देश हैं यूरोप के। अब आगे ये बोल रहे हैं कि जो सबसे धनी देश हैं, यदि हम इन नाम को देखते हैं, इन नामों को देखते हैं, तो हमें वही नाम लगभग मिलते हैं जो सबसे ईमानदार हैं। ये लिस्ट को आपस में रिलेट करके बताते हैं कि जो सबसे धनी देश हैं उनमें से अधिकांश नाम वही हैं जो सबसे ईमानदार देशों की सूची में है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं धर्म के रास्ते पर चलना हमें चाहिए, हमें धर्म को मानना चाहिए, और उसके साथ साथ चलते हुए हमें पूर्ण निष्ठा, पूरी ईमानदारी से चलना चाहिए। ठीक है, जितना हम ईमानदार रहेंगे अपने काम के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपनी जनता के प्रति, उतना ही हम आगे बढ़ा पाएंगे अपने देश को। और यही इन्होंने चिंता जताई है। और ये बोला है कि एक रिक्वेस्ट की है कि सभी लोग लद्दाख के साथ में खड़े हों। ऐसा ना हो कि आज हमारे स्टेट के साथ में ऐसा हुआ है, हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि किसी और स्टेट के साथ ऐसा हो, वादे खिलाफी हो, तो वो ना हो। उसके बारे में इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि सभी लद्दाखियों के साथ खड़े हो। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जिन्हें ऐसा लगता है कि ये सब पॉलिटिक्स है, तो सोनम वांगचुक जो ये हैं, उनकी छवि पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इन्हें गलत बोले। यदि आपको नहीं पता है तो सोनम वांगचुक के बारे में पढ़िए। मैं अलग से एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो सोनम वांगचुक के बारे में बना दूंगा। लेकिन कम से कम हमें इतना होना चाहिए कि हम उस व्यक्तित्व को सपोर्ट करें, उस
स्टेट को सपोर्ट करें जो उसके लिए डिजर्व करता है। ठीक है, अब सीधा सीधा सा मैंने पहली वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है, फिर से दोबारा नहीं कहूंगा, संक्षेप में यही कहूंगा कि इस स्टेट का कल्चर अलग है, यहाँ की शांति अलग है, यहाँ का पर्यावरण अलग है। यदि सभी स्टेट को एक समान तोला जाएगा, हम बिहार को तेलंगाना को गुजरात को कश्मीर, कश्मीर को लद्दाख, लद्दाख को असम, अगर हम सभी स्टेट को एक समान तोलकर सभी का औद्योगिकरण कर देंगे, इंडस्ट्रियलाइज कर देंगे उन्हें, तो ऐसे देश नहीं चलेगा। सब स्टेट्स की अलग अलग अपनी अपनी संपन्नता है, अपनी अपनी धरोहर है, विरासत है, अपनी अपनी सतत अवधारणाएं के रूप में वो सब लोग अलग अलग चलते हैं। मतलब कुल मिलाकर यह है कि सब स्टेट का अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी संपन्नता है, तो उन्हें अपने अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग चलाना चाहिए, ना कि सभी स्टेट्स को एक जैसा। तो कहीं ना कहीं इन्हें डर है कि पूरे इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा अब ये, और 6 शेड्यूल में नहीं डाल रहे, तो हमें लद्दाख के साथ में खड़े होना चाहिए। बस मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, और आप लोग भी साथ में खड़े हों, लद्दाख के बारे में बात करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी फिलहाल मुझे बस यही एक मन में भाव था कि मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं हम धर्म के रास्ते पर से विमुख होकर अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। यदि हम ट्रू नहीं है, सच्चाई के रास्ते पर नहीं है, झूठ बोलकर, झूठ का सहारा लेकर इलेक्शन जीत रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, और फिर बाद में वादा खिलाफी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसे विश्वगुरु बन पाएंगे? आप भी आंसर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।